नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 के बाद अब हम यूनिट 4 का जो चैप्टर 2 है सामाजिक नियंत्रण, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। देखिए, सामाजिक नियंत्रण का इतिहास तब से है जब से समाज का निर्माण हुआ है और समाज के जो अनुमत व्यवहार होते हैं उनके नियंत्रण के लिए जो समाज द्वारा जो व्यवस्था की जाती है ताकि समाज में एक संतुलन बना रहे। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य समाज की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना है। उसमें आने वाली अव्यवस्था, उसमें उत्पन्न होने वाले विघ्न, उनको कम से कम करते जाना है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया। E.A. रॉस ने जो सामाजिक नियंत्रण है उसको समाज की प्रमुख युक्ति भी बताया है। हालांकि मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है, समाजशास्त्रीय जो लेखन किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है वो सामाजिक नियंत्रण का है। मैक्सिमम ऑफ द सोशियोलॉजिकल लिटरेचर इज कवर्ड विद द सोशल कंट्रोल एज डिफाइंड बाय द मैकाइवर एंड पेज। सामाजिक नियंत्रण अपने आप में नाम से ही स्पष्ट है। इसकी जो स्वतंत्र रूप से चर्चा इस सदी के प्रारंभिक दशक में अमेरिकन समाजशास्त्री रॉस ने की थी। तब से लेकर समाजशास्त्र में यह एक प्रमुख विषय के रूप में चर्चित होता रहा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में यह अवधारणा नवीन अवश्य है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना कि समाज। इसकी प्रमुखता का कारण यह भी है कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाओं के द्वारा समाज संतुलित ढंग से संचालित होता है। जैसे नियम कानून के अभाव में कोई भी राज्य व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता, उसी प्रकार समाज भी नियम कानून के अभाव में नहीं चल सकता। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना है तथा भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। जिस प्रकार राज्य अपने नियमों के उल्लंघन करने वालों को दंड देता है, समाज भी सामाजिक नियम कानूनों को तोड़ने वालों को दंड की व्यवस्था करता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहार में निश्चितता तथा एकरूपता रहती है। नियंत्रण के स्तर पर समाज और राज्य के बीच यही फर्क है कि राज्य लिखित नियमों से चलता है और समाज अलिखित नियमों से संचालित होता है। राज्य के नियम यदि योजनाबद्ध तरीके से निर्मित होते हैं तो समाज के नियम एवं आदर्श समय के साथ स्वतः विकसित होते रहते हैं। जहां तक सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वानों के बीच कोई विशेष मतभेद तो नहीं है। सभी समाजशास्त्रियों ने इसे लगभग एक ही ढंग से परिभाषित किया है। जैसे हॉर्टन एंड हंट ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया है कि सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल कंट्रोल टू डिस्क्राइब ऑल द मीन्स एंड प्रोसेस whereby a group or a society secure its members conformity to its expectation। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा माध्यम या प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों में अनुरूपता लाई जाती है, कंफर्मिटी लाई जाती है। जी.डी. मिशेल ने अपने न्यू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में भी यही विचार प्रकट किया है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता का अनुसरण है। अनुसरण का कार्य दो माध्यमों से होता है। पहला समाजीकरण, जिसको हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है बाह्य दबाव, एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ लोगों ने समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण को एक दूसरे का पर्यायवाची ही माना है, लेकिन ऐसा करना गलत है, इसलिए कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया का नाम है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज का कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा होती है। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण नहीं है, पर समाजीकरण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अवश्य होता है। जिन माध्यमों के द्वारा समाजीकरण होता है, बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इसलिए कभी कभी समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक जैसी ही नजर आती है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण होगा, समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतना ही आसानी से होगा। समाजीकरण के द्वारा समाज के सदस्य यह सीखते हैं कि व्यक्ति के हित में कौन सा आचरण अपेक्षित है, हमें किस परिस्थिति में कौन सा आचरण करना चाहिए या कौन सा नहीं, इसकी जानकारी समाजीकरण के द्वारा ही होती है। परंपरागत समाज में सामाजिक अनुरूपता अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा संभव होती थी और लोग नैतिक मूल्यों, धर्म, उनके सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों, इनके द्वारा नियंत्रित होते थे। लेकिन वर्तमान आधुनिक समाजों में कानून, राज्य और विभिन्न वैधानिक नियमों से चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सामाजिक नियंत्रण है उसके प्रकार, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जिसको आप फॉर्मल सोशल कंट्रोल कहते हैं और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में लिखित और व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए नियम होते हैं।
जैसे कानून है, राज्य है, और अनौपचारिक में लिखित या वैधानिक रूप से नहीं होते हैं। एक परंपराओं का पालन किया जाता है, जैसे प्रथा है, धर्म है, ये सब अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है या इनके जो एजेंट है। सामाजिक नियंत्रण के एक से अधिक माध्यम है। उन माध्यमों का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। कभी कभी समय के अनुसार इनकी तीव्रता भी एक समाज में भिन्न देखने को मिलती है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में भिन्नता पाई जाती है। इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि प्राचीन और मध्यकालीन समाज में काफी अशिक्षा थी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में विकास बहुत कम हुआ, इसलिए लोगों का व्यवहार सामाजिक मान्यताओं से कुछ ज्यादा ही नियंत्रित हो रहा था। आधुनिक समाज में जब धर्म का प्रभाव काफी कम हो गया, राज्य और कानून के द्वारा व्यक्तियों का व्यवहार कुछ ज्यादा ही नियंत्रित होने लगा। क्योंकि आधुनिक समय में समाज विकास के विभिन्न स्तरों पर है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण के स्तर पर भी विभिन्न समाजों की काफी भिन्नताएं हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जे.एच. फिक्टर ने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को 3 भागों में बांटा है: सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। जो सामाजिक नियंत्रण अनुनय, सलाह, शिक्षा, पुरस्कार के द्वारा संपन्न होता है उसे सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार माँ के द्वारा बच्चे को एक चुंबन देना काफी बड़ा पुरस्कार है, यह सकारात्मक नियंत्रण की श्रेणी में आता है। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण के लिए एक आदेश या दंड का प्रावधान रहता है, जिसके भय से विसामान्य व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरा होता है औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, जैसा कि मैंने आपको कवर कर ही लिया है। तीसरा है सामूहिक और संस्थागत नियंत्रण। फिक्टर ने बताया कि समाज बहुत किस्म के समूहों के मिलने से निर्मित होता है और उन समूहों के द्वारा व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। व्यक्ति के जीवन पर समूह का प्रभाव इसलिए होता है कि वह किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में विभिन्न किस्म के समूहों की चर्चा उन्होंने की है। व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण मात्र समूह जैसी मूर्त व्यवस्था से ही नहीं होता, बल्कि अमूर्त संस्थाओं की भूमिका भी कम नहीं होती है। धार्मिक विश्वास, प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक मूल्य, अन्य प्रकार के सांस्कृतिक यथार्थ के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित एवं संचालित होता है। अब यदि हम देखें सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, प्रकार्य क्या है, द फंक्शंस और एम ऑफ द सोशल कंट्रोल। सामाजिक संरचना तथा प्रकार्यों में सापेक्षिक स्थिरता प्रदान करना। जो सामाजिक नियंत्रण है इसके प्रकार्यों के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रकार्य है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि सामाजिक स्थिरता को पैदा करना, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा जो है वो है समाज में अव्यवस्था को कम करना तथा व्यवहारों में जो समाज विरोधी व्यवहार है उनका दमन करना। फिर है व्यक्तिगत संबंधों को व्यवस्थित करना। चौथा है एकरूपता स्थापित करना। फिर जनधन की सुरक्षा। फिर सदस्यों में संवेगात्मक और सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देना। लोगों के मनोबल को ऊंचा रखना तथा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी सामाजिक नियंत्रण होता है। अब यदि हम बात करें सामाजिक नियंत्रण की युक्तियों की या मैकेनिज्म ऑफ द सोशल कंट्रोल की, तो इसके जो मैकेनिज्म है वो टॉलकट पार्सन्स ने मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि की चर्चा की थी और इसकी चर्चा सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखने के संदर्भ में की थी। हालांकि पार्सन्स प्रकार्यवादी सैद्धांतिक परंपरा के समाजशास्त्री है। इस विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की प्रत्येक इकाई समाज की किसी न किसी आवश्यकता को पूर्ण करती है। पार्सन्स के अनुसार विचलनकारी व्यवहारों के पीछे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख कारक भूमिका द्वंद्व होता है और उसी के आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। अब सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ता या साधन। अभिकर्ता मतलब एजेंट है, साधन मतलब मीन्स है। इन चीजों से व्यक्तियों का व्यवहार समाज में नियंत्रित होता है, वे सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन है। कुछ साधन प्रत्यक्ष है, कुछ साधन अप्रत्यक्ष है, कुछ साधन सकारात्मक है, कुछ साधन नकारात्मक है, कुछ सामूहिक है, कुछ संस्थागत है, कुछ औपचारिक है, कुछ अनौपचारिक। सामाजिक नियंत्रण के अनगिनत साधन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रमुख रूप से जिनकी चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला है परिवार या अन्य प्राथमिक समूह। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार इन्हीं प्राथमिक समूहों में ही नियंत्रित होता है, इसलिए व्यक्ति के जो व्यवहार है उस पर प्राथमिक रूप से इसका प्रभाव होता है परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों का। इसीलिए यह सामाजिक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा परिवार में कोई समाज अनुमत व्यवहार नहीं करता है या समाज विरोधी व्यवहार करता है तो परिवार के सदस्य उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो बच्चा देखता है कि उसके द्वारा जो व्यवहार किया गया वो व्यवहार गलत है, आगे से वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा और वह अपने व्यवहार को समाज अनुमत लाने की कोशिश करता है, अनुरूपता लाने की कोशिश करता है। दूसरा होता है लोकरीतियां और लोकाचार, फोकवेज एंड मोड्स। लोकरीतियां और लोकाचारों की जो प्रमुख भूमिका होती है वो समाज में जो
व्यक्ति का व्यवहार है वो समाज अनुमोदित जो उनकी प्रथाएं हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप चलता है। ये लोकरीतियां और लोकाचार समाज के अधिकतम सदस्यों की आदतों में होती है और लोकाचार समाज के सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। इसीलिए उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको नियंत्रण करने के लिए लोकरीतियां और लोकाचार होते हैं। हालांकि लोकाचारों के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था करता है, लोकरीतियों के उल्लंघन पर समाज कम कठोर दंड की व्यवस्था करता है, जैसे हास्य है, मजाक है, परिहास है, ऐसी चीजें व्यवस्था करता है। धर्म और नैतिकता, धर्म और नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख माध्यम है। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति का रहन सहन, यह बहुत सारा कुछ व्यक्ति के धर्म और नैतिकता के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक रूप से उसको नियंत्रित करने की शक्ति धर्म और नैतिकता में होती है। और व्यक्ति ये समझता है कि नैतिकता के आधार पर कि जो चीज इस लोक में तार्किक नहीं है, जो अनुमत नहीं है समाज द्वारा, उनको नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे दंड की व्यवस्था होगी। प्रथा जैसे लोकरीतियां, लोकचर्चा ऐसी प्रकार मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अगला है शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने का बहुत परिवर्तनकारी साधन है और व्यक्ति का व्यवहार शिक्षा के माध्यम से ही वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, अपने व्यवहारों को, आदर्शों को, मूल्यों, मानदंडों को। फिर है नेतृत्व भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। फिर है कानून और राज्य दोनों लीगल फॉर्म्स है सोशल कंट्रोल की। इनमें लिखित नियम होते हैं और यहाँ विधि का शासन होता है। जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आजकल सोशल मीडिया, ये सब व्यक्ति के व्यवहार के नियंत्रण के प्रमुख साधन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सवाल ये आ सकता है सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों का, और बड़े सवाल में आएगा तो नियंत्रण के साधनों में आएगा, जिसमें आपको इसका वर्णन करना होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसमें विशेष ध्यान देना होगा। थैंक यू।